प्रधानमंत्री मोदी मिशन एनर्जी पर निकले हैं। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी का यूएई दौरा। भारत की एनर्जी सप्लाई का प्लान बी रेडी है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की हाई प्रोफाइल यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी पहली और सबसे अहम कड़ी है यूएई। ये दौरा महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत का प्लान बी है। पीएम मोदी यूएई में ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े समझौते कर सकते हैं, जिनमें एलपीजी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर पैक्ट भी शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के बीच का रिश्ता केवल 2 देशों के प्रमुखों का औपचारिक रिश्ता नहीं रह गया है, बल्कि एक गहरी दोस्ती और ब्रदरहुड में अब तब्दील हो चुका है। कई मौकों पर शेख मोहम्मद बिन जायद ने खुद एयरपोर्ट पर आकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, जो कि कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर किया जाने वाला सम्मान माना जाता है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। दोनों देशों ने साल 2030 तक इसे $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यूएई भारत की 40% एलपीजी जरूरतों को अकेला पूरा करता है। इसके अलावा भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल और तीसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करने वाला देश है। भारत में यूएई का निवेश $25 बिलियन से ज्यादा है। पीएम मोदी का ये दौरा केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की एनर्जी शील्ड तैयार करने की कोशिश है। रूस पर पाबंदियां बढ़ रही हैं, मिडिल ईस्ट के हालात अस्थिर हैं। अब ऐसे में यूएई के साथ मजबूत होते रिश्ते और यूरोप की क्लीन टेक के साथ समझौता भारत को एक नई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। हम इन्हीं मुद्दों पर एक्सपर्ट से बात करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मिशन एनर्जी पर निकले हुए। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवा दें आपका। आशुतोष कर्नाटक, पूर्व एमडी गेल के हमारे साथ इस समय। कर्नल तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अजय बंसल अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं एआईपीडी के। रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट। और दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। दीपक से सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति है, क्या ये उसका ही असर है कि हर बड़ा देश, हर बड़ी महाशक्ति जिसके साथ भारत के संबंध जो है वो अभूतपूर्व है, बहुत ही स्ट्रांग है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी का ये 5 देशों का दौरा हो रहा है, शुरुआत यूएई से हो रही है, सर, इस पूरे डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। और फिर आपके पास कर्नल साहब है, रविंद्र साहब हैं, दूसरे हमारे सहयोगी। आप सबसे बहुत कुछ सीखूंगा। थैंक यू। ये जा रहे हैं, आपको मालूम है कि यूएई के MBZ उनको कहते हैं, मोहम्मद बिन जायद। वो जब आए थे, उनके राष्ट्रपति, जनवरी के महीने में कुछ घंटों के लिए डिफेंस पार्टनरशिप की बात की थी। हमने कहा ट्रेनिंग देंगे, हथियार देंगे, बाकी आपकी मदद करेंगे, लेकिन डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस एग्रीमेंट्स हम लोग नहीं करते। कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन हुए, आज हम बात कर रहे हैं 15 मई को, 2-3 दिन पहले एक ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर यूएई का दिल्ली आया हुआ था छोले भटूरे लेने के लिए। वापस उड़ क्या उसके अंदर क्या था, आप खुद अनुमान लगा दीजिए। कर्नल टिक्कू आपको बताएंगे क्या लेके गया है यहाँ से। सो ये जो पार्टनरशिप हमारी बन रही है यूएई के साथ, ये एक याद रखिए, एक है एनर्जी सुपर पावर और दूसरा है इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर। यूएई हमें इसलिए पसंद करता है कि हम धोखा नहीं देते उनको। हमें क्या मिलेगा? एनर्जी सप्लाई हमारी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें और इंडियन वर्कर्स चाहिए। और यूएई की फौज जो है बेटा, ये मैं तो रहा हूँ 20 साल से, बता देता हूँ, वो कोई हंसने वाली फौज नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास वो दम नहीं है, पैसा बहुत है, इसलिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है। यूएई अकेला निपट सकता है। उसको नुकसान बहुत हुआ है हॉर्मुज के जो बंद होने से, और जो ईरान ने उस पर हमला किया है, लेकिन अब यूएई के साथ भारत का जो संबंध है, यूएई पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि इंडिया हैज माय बैक, भारत मेरे साथ खड़ा है। ये उसको फायदा जी। आशुतोष कर्नाटक सर, अब क्योंकि जाहिर तौर पर जो ईंधन की कीमतें हैं वो भारत पे तो बढ़ी है, लेकिन कई देशों के मुकाबले जो है ईंधन की कीमतों में बहुत कम इजाफा भारत पे देखा जा रहा है। बहुत जगह 40% to 100% का जो हाइक है वो हमने देखा है। क्या इससे कंट्रोल्ड इम्पैक्ट माना जाए भारत के लिहाज से? देखिए, इम्पैक्ट तो है, ये तो बढ़ोतरी हो रही है। मैंने एक एनालिसिस करी थी भाई, हमारी और यूएस की जो गैसोलीन प्राइस है उसमें कितना अंतर है। गैसोलीन प्राइस वहाँ पर है 2.91 थी वॉर के पहले, आज है 4.50। अगर हम इसको 1 लीटर में कन्वर्ट करें, पहले 72 रुपीज़ पर लीटर थी और आज 112 रुपये पर लीटर है। और जबकि इंडिया में करीब आज हमारे 97 रुपीज़ या 98 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल है और डीजल 91 है। यानी कि
हमारी जो प्राइसेस है वो अभी भी काफ़ी कम स्तर पर मेंटेन की जा रही हैं, जबकि अमेरिका जैसी एक विशाल देश जहाँ पर ऑयल खुद पैदा होता है जी, वो कंट्री में भी ऑयल का दाम जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है जी। तो हमारी जो है कंट्रोल प्राइस है, और अभी भी सरकार जो चाहे उन्होंने 3 रुपये बढ़ाए हैं तो ठीक है, कम है। मेरे को लगता है थोड़ा दिनों में कुछ और भी बढ़ोतरी इसमें होगी, क्योंकि ऑयल कंपनीज हमारी वो रेड में चलेगी, उनकी बैलेंस शीट रेड हो गई है, करीब 1600 करोड़ रुपया पर डे दे आर लूजिंग। तो ये कब तक लूज करेंगे भाई? इनका भी एक बैलेंस शीट में भी मार्जिन होता है, वो मार्जिन जब क्रॉस करें कोई भी कंपनी ये तो नहीं चाहे कि मैं लॉस में काम करूं। इतना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, मेंटेनेंस रहती है, एम्प्लॉयज रहते हैं, सब कुछ प्रोडक्शन रहती है, तो वो प्राइस आज जो 3 रुपये बढ़ी है ये आगे हो सकता है ये बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जो मेरे को एक बड़ा अच्छा लगा कि आज जब यूएई हमारे पीएम गए हैं तो वहां पर यूएई अभी ओपेक से अलग हो गया है, सो दे आर नाउ इंडिपेंडेंट, तो वो हो सकता है एक अच्छी वहां पर। लेकिन क्योंकि सर जब भी देश में चर्चा होती है, और आज सुबह से हम जी न्यूज जो है वो रिपोर्ट भी दिखा रहा है, तो पेट्रोल और डीजल में, सीएनजी के दामों में जो प्राइस हाइक हुआ है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि वैश्विक संकट इस समय है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने ग्राफ को बना कर रखा है। जी, ये काफी कंट्रोल करके रखा है। देखिए 4 साल में प्राइस नहीं बढ़ी थी, अब ये लोग कहेंगे भाई 4 साल में आपकी पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस लेस थी, आपने उसको कम क्यों नहीं किया, वो एक अलग आर्गुमेंट है जी। बट आज की स्थिति में जो आर्गुमेंट है कि 3 रुपये बढ़ा है तो ये एक कंट्रोलेबल है। जबकि आप अपने को यूएस से कंपेयर करें ना, यूएस सबसे विशाल कंट्री आज सबसे बड़ा देश माना जाता है, वहाँ पर जब हमारी 112 रुपया पर लीटर अगर हमारी पेट्रोल की कॉस्ट है और हमारी है 97, तो भी हम कम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे बढ़ाइए, बट ये कह रहा हूँ कि हम एक कंट्रोल स्थिति में, सरकार इसको अच्छे ढंग से एक मैनेज करने का काम कर रही है। कर्नल तेज टिक्कू सर, अब क्योंकि जाहिर तौर पर वैश्विक लेवल पे जब दिक्कतें हों, महाशक्तियों के साथ संबंध बनाकर रखना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे में हमने देखा है कि भारत का जो संबंध है वो अमेरिका हो, रशिया हो, जो खाड़ी देश है उनके साथ बड़ा मेंटेन करके पूरी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। ये जो पूरा दौरा है 5 देशों का, इसमें क्या कुछ आप देखते हैं आगे, क्या कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और संबंध कैसे प्रगाढ़ होंगे, और जो अभी संकट की स्थिति है भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, वहां पर कैसे कंट्रोलेबल सिचुएशन नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो टूर था वो उसमें यूएई भी शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसको शामिल किया गया। सबसे बहुत बड़ी बात जो है इस पूरे दौरे में 2 हैं। पहला कि वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल हो रही है और जो स्ट्रेटजिक मापदंड हैं उनको बिल्कुल नए तरीके से देखा जा रहा है, तो भारत अपने आप को कहाँ पाता है इस चक्कर में, और जो होने वाला है, तो जो स्ट्रेटजिक रिकन्फिगरेशन वर्ल्ड में होने वाला है उसका मतलब क्या है? नेटो तकरीबन टूटने की कगार पर है, वो अब अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। वेस्ट एशिया का तो पूरा रिकन्फिगरेशन होगा इस युद्ध के बाद, उसमें कुछ देश जो हैं कमज़ोर पड़ जाएंगे, कुछ देश ज़्यादा ताकतवर साबित हो जाएंगे। इजराइल, यूएई और इंडिया का मुझे लग रहा है इस नए कन्फिगरेशन में एक अलायंस बन रहा है। इनफैक्ट कुछ शेप तो उसने ऑलरेडी ले चुका है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका का रुख देखते हुए हमारे संबंध यूरोप से कैसे हो जाए, कैसे हम उनको आगे बढ़ाए। मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर आई थी यहाँ पर, उनके साथ भी बातचीत हुई है, और यूरोप के अंदर भी ये माना जाता है कि भारत जो है एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, उसके साथ रिलेशन रखना हमारे लिए ठीक है। तीसरा है ब्रिक्स का, जो भी कल ही सम्मेलन हुआ था, तो ब्रिक्स आपको मालूम है, ब्रिक्स जैसे ट्रम्प कहता है कि ब्रिक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस कर रहा है और डॉलर को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो है इन 3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान देगा, क्योंकि जो उभरता हुआ विश्व है उसमें जियोस्टैटिक और जियोस्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल समीकरण क्या बनेंगे अभी कहना मुश्किल है। ठीक है रविंद्र सर, प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नयान के बीच में जो है बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री है, हम वक्त वक्त पर देखते भी एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री है। क्या भारत और यूएई रिश्ते को ये एक नया आयाम दे रही है? क्योंकि एंड में ये टूर जुड़ा है, जाहिर है इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है। Certainly yes. I think पिछले 10 सालों से इंडिया ने एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट और मेहनत करी है, प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे देश के ऑफिशियल्स ने, कि वेस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते क्लोजर हों, डीपर हों और वाइडन हों।
और वो हुए भी हैं, थैंक्स डेफिनेटली इन लार्ज पार्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रोएक्टिव एंड ऑल्सो पर्सनल रैपो बिल्डिंग। बट अभी आज जो ये हो रहा है यूएई का दौरा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट अहम है। एक बात जैसे भी मेंशन हुआ था, यूएई ओपेक का मेंबर था और उसकी तब कोटा था कि ये दिन के 3.2 मिलियन बैरल्स ही बेच सकता है, जबकि यूएई का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एक दिन के 4.8 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करके बेच सकता है। तो ओपेक में रहते हुए वो अपनी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी बेच नहीं पा रहा था, वो एक फैक्टर रहा उसका ओपेक छोड़ने का। अलग है कि सऊदी अरेबिया से भी उसके डिफरेंसेस हैं। तो यूएई के पास अब सरप्लस कहें या अब तेल होगा एक्स्ट्रा, नहीं तो मतलब प्रोडक्शन बेचने को, जिसके लिए वो स्टेबल अच्छे बायर ढूंढ रहा है। पर याद रखिए ये अभी नहीं चलेगा टैप, ये टैप तब तक नहीं चल पाएगा जब तक आपकी हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खुलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज गए, ये नहीं कि कल से यूएई की हमें 1 मिलियन बैरल्स अ डे एक्स्ट्रा आने लगी, नहीं, पहले हॉर्मुज के मामले को निपटना होगा, बट ये तैयारियां करनी है। तो उस कड़ी में ये बहुत ही अहम है। ये जो बातचीत होनी है पीएम की तरफ से, भारत की तरफ से जो बातचीत यूएई में होगी, वो होगा क्या एग्जैक्टली, वो कौन से पॉइंट और नॉचेस होंगे? तो उसमें एक पॉइंट तो क्लियर कट ये होगा, इंडिया कहेगा, कह सकता है, और यूएई कहेगा, क्योंकि उसके पास अब जैसे मैं कह रहा हूं 1.6 मिलियन बैरल एडिशनल पहले के हिसाब से है मार्केट में लाने को। हम कह सकते हैं कि ठीक है 1 मिलियन बैरल अब हम आपसे लेंगे और अश्योर्ड बेसिस ऑल्सो। याद रखिए यूएई के साथ हमने रुपी दिरहम एक्सचेंज मैकेनिज्म भी बनाया है, तो हम यहाँ डॉलर करते रहते हैं। तो यूएई अगर हमारा भाई है तो हम उससे डॉलर में क्यों तेल खरीदे? यूएई हमें कम से कम आधा तेल तो रुपए में बेचे ना। बिल्कुल ठीक है, आधे के डॉलर में आधे। जिक्र तो सर लंबे समय से होता भी रहा है, स्थिति परिस्थिति बदलती रही है। अजय बंसल अध्यक्ष एआईपीडी हमारे साथ हैं। अजय जी, हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट पे जो उतार चढ़ाव आए पिछले दिनों, उसके अपेक्षाकृत जो मार्केट पे जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो भारत में भी कम देखने को मिला है। लेकिन यूएई के साथ संबंध में और मजबूती देने के लिए पीएम पहुंच रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यूएई के साथ अगर ऊर्जा डील्स हो जाती है, इसकी संभावनाएं बन जाती है, तो ज्यादा स्थिरता मार्केट में अब नजर आएगी? नेचुरली आप ये देखिए कि हमारा जो है 87% के क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ा सोर्स जो है वो जो गल्फ कंट्रीज हैं वहीं से आता है। और उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है जो कि गल्फ से आए हमारा। आने वाले टाइम में पिछले दिनों सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से 4 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ने दिए। इसका लोगों ने ये भी लगाया कि जब दाम गिरने चाहिए थे वो दाम नहीं घटाए। लेकिन मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा उस सोच की, जिस सोच के अंदर उस टाइम पर दाम नहीं घटाए गए। तो वो एक किस्म से, क्योंकि पहले भी नुकसान रहा, कभी फ़ायदा रहा, कभी भी नुकसान रहा। ये एसोसिएशन के तौर पे भी हमने हमेशा डिमांड रखी है कि एक ऑयल डेफिसिट पूल बना के रखे सरकार, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जितनी भी है गल्फ में, कभी भी कोई क्राइसिस होता है वो हमारे पास इम्पैक्ट करता है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर पे पास ऑन करना पड़ता है ऑयल कंपनीज को। क्योंकि 87% जब हम क्रूड इंपोर्ट करेंगे, और गल्फ में जैसे कि हालात हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, हर कुछ का 2-4 साल में या 1 साल में कुछ ना कुछ आपस में ऐसा माहौल बनता है जिससे कि इंटरनेशनल प्राइस एकदम से शूटअप होते हैं। कभी भी गल्फ में जितनी भी कंट्रीज हैं, आप चाहे कहीं भी देखिए, वो वहाँ पर आपका एक सेंसिटिव एक एरिया बना हुआ है। उस सेंसिटिव एरिया का कहीं ना कहीं हमारे ऑयल पे और इकॉनमी पे डायरेक्ट असर डलता है। और इस तरह से हम लोगों को आज जो 3 रुपये बढ़े हैं, ये मेरे हिसाब से अभी काफ़ी कम है, क्योंकि ऑयल कंपनीज का जो अभी इस वक्त घाटा चल रहा है, जो ऑयल कंपनीज को अभी अंडर रिकवरी करनी पड़ रही है, वो हमारा देश का नुकसान है। आप सोचिए कि अगर जो हम लोग सरकार, या अगर जो हमारे जो अभी दाम हम कम करके चल रहे हैं, अगर जो ऑयल कंपनीज उसके ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा, तो अल्टीमेटली ऑयल कंपनी कमज़ोर होंगी, और ऑयल कंपनीज कमज़ोर होंगी तो हमारी सर्विसेज कमज़ोर होंगी। तो हमें ऑयल कंपनीज को मजबूत करने के लिए एक बार एक कड़वा घुट पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है। साइमल्टेनियसली बाद में हम देखें कि कैसे हम लोग कैसे यूएई से, और ये जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, बहुत जब प्रधानमंत्री कि फायदा ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्राहकों को पहुंचे, देश की जनता को पहुंचे, और संबंध कैसे प्रगाढ़ हो, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और यूएई के लिहाज से भी बहुत खास है। दीपक सर, जिस तरीके की विदेश नीति एक तरीके से रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में हम चर्चा करें, क्या लग रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में इस पूरे दौरे के बाद या फिर आने वाले कुछ वर्षों में भारत जो है बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होगा, और यूएई के साथ संपर्क रहना या मजबूती रहना उस रिश्ते में, ये भारत के लिए कितना बेनिफिशियल है?
बहुत बेनिफिशियल है। एक चीज बता देता हूँ, आपने ऊर्जा की बात की है, रविंद्र सचदेव साहब कर्नल टिकू साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। 24-25 अप्रैल, एक महीना भी नहीं हुआ, भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चली गई थी 260 गीगावाट्स, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा था। हम तेल से ऊर्जा नहीं बनाते इलेक्ट्रिसिटी, हम बनाते हैं पानी से और कोयले से। और बेटा उस दिन 1/3 हिस्सा 85 गीगावाट्स जो था वो सोलर एनर्जी, सूर्य देवता ने हमको दिया था। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर। लेकिन ऑयल जिसका हम प्रयोग करते हैं इंडस्ट्री में, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यूएई 100% हमको बढ़ाएगा, क्योंकि अब ओपेक उसने कह दिया है नमस्कार मैं जा रहा हूं, अब जितना वो दे सकता है देगा। और एक देश पे वो भरोसा करता है, वो है भारत। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज पे बहुत कम देश अब गाड़ी वाले भरोसा करते हैं। अमेरिका वहां पर, अमेरिका का मुकाबला कोई कर नहीं सकता, बट इंक्रीजिंगली वो भारत की तरफ देखेगा। और फाइनली मैं इतना इन कंक्लूजन आपको कहना चाहता हूँ कि इंडियन वर्कर्स जो वहां पे, अब वो ज्यादा उसको पसंद है, जिहादिस्तान के लोग नहीं चाहता, हमारे साथ रहेगा, इससे हमको बहुत फायदा होगा। 30 देशों ने, 30 कंट्रीज अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए। और कि मैंने, सुन लीजिए, और किसी विश्व नेता को इतने नहीं मिले, और इसमें से 9 इस्लामिक देश जिन्होंने ये सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस समय जो विश्व में स्थिति बनी हुई है, बावजूद उसके यूएई के साथ भारत के संबंध और उसमें और प्रगाढ़ता और बेनिफिट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि पीएम का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का सर, हमारे साथ पैनल का हिस्सा बनने के लिए।